नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पाइपिंग इंजीनियर्स के आज के वीडियो में। दोस्तों, आज कुछ और पाइपिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस लेके आए हैं हम सब लोग आपके लिए, ताकि आप सब लोग अगर किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हों या किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हों, तो उस इंटरव्यू को आप लोग अच्छे से दे सकें और अपने इंटरव्यू में सफलता प्राप्त कर सकें। सो दोस्तों, इस वीडियो को बेहतर एक्सपीरियंस के लिए प्लीज़ 1.5x की स्पीड में देखें और आगे की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सो आइए हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और जानते हैं पाइपिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। सो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में हमने पहला क्वेश्चन डाला हुआ है। तो पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होती है? हम सब लोग पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग को डे इन डे आउट यूज करते हैं, लेकिन बेसिकली अगर इंटरव्यूअर आपसे यह सवाल इंटरव्यू में पूछ ले, तो आप क्या बताएंगे इंटरव्यूअर को? तो दोस्तों, आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होती है? ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती हैं जिसमें हाइट, विड्थ और डेप्थ और लेंथ को एक सिंगल व्यू में दिखाया जाता है। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग आपको सबको पता होगा, ये ओरिजेंटल प्लेन से हम लोग 30 डिग्री एंगल पे बनाते हैं और ये 2D ड्राइंग होती है जिसमें जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो 3D से होती है, जिसमें सिस्टम 3D की तरह दिखता है। ऑल्दो ये ड्राइंग स्केल पे नहीं होती है, लेकिन इसकी जो प्रोपोर्शनल और जो एग्जैक्ट डायमेंशंस जो हमारी लाइन की रहेंगी या जो पाइप की रहती हैं, वो हम इसमें शो करते हैं। पाइप जो है वो सिंगल लाइन डायग्राम में दिखाया जाता है, रिगार्डलेस उसका कोई भी साइज हो। और उसके अलावा हम लोग मेजर फिटिंग्स, चाहे आपके जो रिड्यूसर्स हैं, फ्लेंजेस हैं या वॉल्स हैं या कोई भी अन्य प्रकार के फिटिंग्स हैं, वो कि हम लोग सब आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स में दिखाते हैं। जो एक्चुअल साइज है दोस्तों, वो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में बॉम लिखा जाता है, यानी कि बिल ऑफ मटेरियल होता है। उसमें आपका एक्चुअल स्पूल लेंथ या पाइप लेंथ को मेंशन किया जाता है। टैगिंग और कॉल आउट नोट्स वगैरह अगर हम लोगों को कुछ इरेक्शन के टाइम पे यूज करना है, वो सब हम लोग इन्फॉर्मेशन आइसोमेट्रिक ड्राइंग में डालते हैं। सो आइसोमेट्रिक ड्राइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राइंग होती है किसी भी पाइप का व्यू जानने के लिए। अगर आपको इरेक्शन करना है तो इरेक्शन के टाइम पे हम लोग आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स देखकर ही इरेक्शन करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला सवाल क्या है? यह भी कंस्ट्रक्शन से लाइन से रिलेटेड सवाल है, लेकिन आप सबको पता होना चाहिए। तो इंच मीटर और इंच डाया में क्या डिफरेंस है? ऑल्दो हमारे चैनल पे ऑलरेडी इसमें एक वीडियो है, बट स्टिल इंटरव्यूअर पूछ लेता है। तो पहले दोस्तों एक एग्जांपल लिखते हैं। एक 8 इंच एनबी का पाइप है, उसकी जो लेंथ है लेट्स से 100 मीटर्स है और उसमें 5 जॉइंट है, तो जिसको हमें वेल्ड करना है। तो दोस्तों, इंच मीटर इंच डाया क्या होगा? द क्वांटम ऑफ द वेल्डिंग जॉब इज कैलकुलेटेड एज पाइप डाया इनटू नंबर ऑफ जॉइंट्स। तो इस एग्जांपल में जो पाइप का डाया है वो 8 इंच है और दोस्तों नंबर ऑफ जॉइंट्स हमने 5 जॉइंट बोले हैं। तो जो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करके आएगा वो 40 आ जाएगा और इसको 40 को हम लोग बोलेंगे इंच डाया। तो इंच डाया क्या हुआ दोस्तों? जब पाइप के डायामीटर को नंबर ऑफ वेल्डिंग जॉइंट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वह हमारा सिंपली इंच डाया आ जाएगा। और इंच मीटर क्या होगा दोस्तों? इंच मीटर क्या होता है? इंच मीटर किस लिए यूज करते हैं? अगर हमें पता करना है कि हमारा कितना क्वांटम ऑफ पाइपिंग जॉब का इरेक्शन हुआ है, तब हम लोग इंच मीटर और रनिंग मीटर का यूज करते हैं। तो ऐसा हो सकता है आपका इरेक्शन सप्लायर पाइप को इरेक्ट कर दे, तो वो इंच मीटर का फिगर आपको दिखा सकता है, लेकिन आपका इरेक्शन तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक आपका इंच डाया भी नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इंच मीटर से उसका इरेक्शन क्वांटिटी बढ़ सकता है, लेकिन जब तक वेल्डिंग कंप्लीट नहीं होगा, तो एज अ कंप्लीट सिस्टम आपका पाइपिंग कंप्लीट नहीं होगा। तो इंच मीटर क्या होता है दोस्तों? पाइप डाया इंटू नंबर ऑफ मीटर्स, तो जो कि 800 है। पाइप डाया मेरा 8 इंच था और 100 मीटर लेट से मेरे को इरेक्ट करना था। 8 इंटू 100 इट्स 800 और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? 800 इंच मीटर। सो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा इंच मीटर और इंच डाया के बीच में क्या डिफरेंस है। अगले सवाल में, सो दोस्तों, इंच मीटर जो वही मैंने आपको जो बताया है, इंच मीटर इज नॉर्मली कंसिडर्ड टू डिफाइन द क्वांटम ऑफ पाइपिंग इरेक्शन जॉब और इंसुलेशन बिसाइड्स मीटर क्यूब, और इसका पेमेंट टर्म्स होता है। और इंच डाया क्या होता है? इट इज इन अ वेल्डिंग इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइज ऑफ जॉइंट इनटू नंबर ऑफ जॉइंट्स ऑफ दैट साइड विच यू नीड टू वेल्ड ड्यूरिंग फैब्रिकेशन। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है इंच मीटर और इंच डाया के बारे में। आप सब लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप कहीं पे साइट के सुपरवाइजर हैं या फैब्रिकेटर हैं या इरेक्टर हैं, तो इन सब के बीच में जानकारी होनी चाहिए। और ये बहुत ही कॉमन सवाल है जो कि इंटरव्यूअर आशा करता है कि एक पाइपिंग इंजीनियर, डिजाइनर या सुपरवाइजर या फिटर पता होना चाहिए। अगली स्लाइड में देखते हैं क्या क्या सवाल हैं दोस्तों। सो पहला सवाल है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कोरोजन अलाउंस एंड हाउ इट इज डिटरमाइंड? सो अगर जब आप सबको मालूम होगा, जब भी हम कोई पाइप सेलेक्ट करते हैं, उसका थिकनेस पे जब हम लोग अराइव करने से करते हैं, तो उसमें हम लोग एक अलाउंस कंसीडर करते हैं। उस अलाउंस को दोस्तों कोरोजन अलाउंस बोला जाता है। तो कोरोजन अलाउंस क्या है? इट इज एडिशनल थिकनेस ऑफ मटेरियल
दैट इज एडेड टू अ पाइपिंग सिस्टम। तो जैसा कि मैंने बताया कि करोजन अलाउंस वही अलाउंस है जो कि हम एक्स्ट्रा थिकनेस हम पाइपिंग सिस्टम में कंसिडर करके चलते हैं। और वो किस लिए करते हैं? क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जब वो मेरा पाइपिंग सिस्टम यूज में रहेगा तो उसमें करोजन हो सकता है जब उसके लाइफ स्पैन के दौरान। So the amount of corrosion allowance is typically determined on factors such as expected corrosivity of the fluid, material of construction, and intended lifespan of the system. तो जनरली एक थंब रूल बता देता हूँ। 1.5 mm हम लोग करोजन अलाउंस का थिकनेस, पाइप थिकनेस जब कैलकुलेट करते हैं तो कंसीडर करके चलते हैं। और मार्केट में भी नॉर्मली 1.5 mm नॉर्मली 1.5 mm का ही करोजन थिकनेस, करोजन अलाउंस वाला पाइप थिकनेस हमको मिल जाता है आराम से। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एनपीएसएच ए और एनपीएसएच आर क्या है? सो दोस्तों एनपीएसएच ए का फुल फॉर्म क्या होता है? एनपीएसएच को बोलते हैं नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। ए स्टैंड्स फॉर अवेलेबल और आर स्टैंड्स फॉर रिक्वायर्ड। सो एनपीएसएच बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, क्योंकि अगर आपके पंप में एनपीएसएच का प्रॉब्लम आ गया तो आपके पंप में कैविटेशन का प्रॉब्लम आ जाएगा। और कैविटेशन के प्रॉब्लम से क्या होगा ये आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो एनपीएसएच अवेलेबल और रिक्वायर्ड क्या होता है दोस्तों? जो रिक्वायर्ड है ये पंप की प्रॉपर्टी है और हम लोगों को ये पंप मैन्युफैक्चरर देता है। और ये होता है क्या? इट इज एट पंप मैन्युफैक्चरर एज सक्शन प्रेशर एट विच कैविटेशन हैज ऑलरेडी रिड्यूस्ड द पंप परफॉर्मेंस बाय 3%। तो एनपीएसएच आर पंप मैन्युफैक्चरर इस हिसाब से बताता है कि 3% मेरी पंप की परफॉर्मेंस ऑलरेडी रिड्यूस हो चुकी है और उसमें कैविटेशन का प्रॉब्लम आ चुका है। तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो में पकड़ के चलता है। वही एनपीएसएच अवेलेबल क्या होता है दोस्तों? यह सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है। आप प्रोसेस इंजीनियर हैं, आप प्रोसेस डिजाइनर हैं। अगर आप प्रोसेस डिजाइन कर रहे हैं तो आप अपने सिस्टम का एनपीएसएच अवेलेबल कैलकुलेट करेंगे और पंप मैन्युफैक्चरर को बताएंगे। तो पंप मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? आपके एनपीएसएच अवेलेबल से कम हमेशा एनपीएसएच आर को रखेगा और उस हिसाब से आपको पंप सेलेक्ट करके देगा। सो आपको पता होगा अगर एनपीएसएच का प्रॉब्लम आया, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो कैविटेशन का इशू जनरली आपके पंप में आ जाएगा और पंप में नॉइसेस होंगी, वाइब्रेशन होंगी और इन टर्न पंप की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। अगले सवाल में देखते हैं दोस्तों। तो अगला सवाल है वेयर वी शुड लोकेट पाइप सपोर्ट्स। तो पाइप सपोर्ट्स कहाँ पे देंगे? तो बहुत ही कॉमन सेंस का सवाल है ये। पाइप सपोर्ट हम कहाँ डालते हैं दोस्तों? जहाँ पे मेरा जो पाइप है वो बेंड हो सकता है या फिर पाइप में जहाँ पे एक्सेसिव वेट होगा। तो एक्सेसिव वेट कहाँ पे होता है आपका? जहाँ पे हम एक्स्ट्रा फिटिंग्स लगाते हैं। तो एक्स्ट्रा फिटिंग्स में जैसे आपने वॉल्स लगाया है, फ्लेंजेस लगाया है या कुछ और फिटिंग जो कि अपने पाइपिंग सिस्टम में लगाया है, तो अगर वहां पे मैं सपोर्ट नहीं दूंगा तो मेरा पाइप बेंड हो जाएगा और वो फॉल भी हो सकता है। तो इसलिए इन सब चीजों के आसपास ही मैं बेंडिंग फोर्स को कम करने के लिए पाइप सपोर्ट को डालता हूँ। अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? व्हाट इज द नीड फॉर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स एंड वेयर इट इज यूज्ड। आज के वीडियो में पॉजिटिव और सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के बारे में एक डिफरेंशिएशन किया हुआ है अगले स्लाइड में। सो अगर हमें कुछ विस्कस फ्लूइड्स को मूव कराना है दोस्तों या फिर कुछ केमिकल को इंजेक्ट करना है तो हम लोग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स में जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स को जनरली विस्कस फ्लूइड्स को ट्रांसफर करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। सो दोस्तों क्या है इसमें? लिस्ट आउट मेजर डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स। मेंटेनेंस के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सवाल पूछा जा सकता है, तो पता होना चाहिए। कुछ कुछ बेसिक थंब रूल की चीजें हैं जो कि एक्सपेक्ट की जाती हैं कि सबको पता होती है। तो पहला क्या है दोस्तों? हैविंग अ स्पिनिंग इम्पेलर दैट ड्रॉज द फ्लूइड इनटू पंप एंड फोर्सेस इट आउट ऑफ द आउटलेट पॉइंट एट एन इंक्रीज वेलोसिटी। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है? एक इम्पेलर होता है जो कि घूमता रहता है। वो इम्पेलर की मदद से सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है और उस वो क्या करता है? डिस्चार्ज वाले पोर्ट से या डिस्चार्ज से हाई प्रेशर पे या हाई वेलोसिटी पे फ्लूइड को ट्रांसफर कर देता है। यह आपका होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। वहीं डिस्प्लेसमेंट पंप में क्या होता है? सो ये फ्लूइड को एक कैविटी में लेता है और डिस्प्लेस करता है फ्लूइड को किसी भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप की चीज से, लाइक आपका पिस्टन होगा या रैम होगा। उसकी मदद से एक साइड से प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है और वो दूसरे साइड से सेम फ्लो में आपका फ्लूइड बाहर निकल जाता है। तो इम्पेलर में मैंने बताया इम्पेलर होता है जो कि रोटेट करता है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स में जनरली रोटेटिंग टाइप चीजें नहीं होती हैं, बट हाँ गियर पंप और वेन पंप में रोटेटिंग टाइप चीजें भी होती हैं, बट जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड रहता है वह सेम रहता है। वहीं आपको पता होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में हमारा जो फ्लो है वेरी कर सकता है। सो पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही होता है। सो सेकंड क्या है दोस्तों? मैंने पहले भी बताया कि यह विस्कस फ्लूइड को हैंडल नहीं कर सकता क्योंकि इसमें फ्रिक्शनल लॉसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। वहीं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या करता है? ये विस्कस फ्लूइड को हैंडल कर सकता है बिकॉज इट्स जनरली अ पुश, और वो शियर सेंसिटिव फ्लूइड्स को भी हैंडल कर सकता है।
जहाँ पे प्रेशर और स्ट्रेस को हम अप्लाई करके फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह पे निकाल सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फ्लूइड क्या होता है, पंप में क्या होता है, नीड लिक्विड इन द यूनिट टू किक स्टार्ट द प्रेशराइज कंट्रोल। सो हम लोगों को एक लिक्विड की जरूरत होती है, तो हम लोग इसको ड्राई रन नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमेशा लिक्विड की जरूरत होती है किक स्टार्ट करने के लिए। वहीं डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में क्या रहता है, द फ्लो रेट कैन इंक्रीज एज द फ्लूइड गेट्स थिकर। तो जैसे जैसे आपका फ्लूइड थिकर होता चला जाएगा, आपका फ्लो रेट बढ़ता चला जाएगा। और नेक्स्ट क्या डिफरेंस है दोस्तों, कैन हैंडल इंटरमिटेंटली ड्राई पीरियड्स एंड कैन स्टार्ट विदाउट बीइंग प्राइम्ड बाय लिक्विड इन द सिस्टम। अगर ड्राई पीरियड आ गया, यानी कि आपका कोई भी फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा है, तभी भी आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप सही से काम कर सकता है। प्राइमिंग की जरूरत नहीं होती है। आप सब पढ़ लीजिएगा कि प्राइमिंग क्या होता है, और सेंट्रीफ्यूगल पंप जब स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्राइमिंग क्यों करते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स में प्राइमिंग की जरूरत नहीं होती है, और सेंट्रीफ्यूगल पंप में प्राइमिंग की जरूरत होती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो से आपने कुछ जरूर सीखा होगा, और अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठने वाले हैं तो कुछ आपको जरूर मदद मिलेगी। दोस्तों प्लीज वीडियो अगर यहाँ तक देखा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट।